दिसंबर 2010 में ट्यूनीसिया का एक 26 साल नौजवान मोहम्मद बौअज़ीज़ी सिद बोजिद नामी एक शहर के एक कस्बे में एक ठेले पर कुछ फल बेच रहा था कि अचानक उसके पास पुलिस के कुछ जवान आते हैं और उससे उस ठेले के कागजात तलब करते हैं और कागजात के मुकम्मल ना होने पर वो लोग उस शख्स का ठेला जब्त कर लेते हैं। इसके बाद वो गरीब नौजवान अपने ठेले की बाजियाबी के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहता है और कई दिनों तक वो ठेला बाजियाब ना होने और भूख और अफलास की शिद्दत से तंग आकर उस पुलिस स्टेशन के सामने ही खड़ा होकर खुद को आग लगा लेता है, जिसके नतीजे में पूरे ट्यूनीसिया में एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते लीबिया, इजिप्ट, यमन और शाम को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। इस पब्लिक प्रोटेस्ट को अरब स्प्रिंग का नाम दिया जाता है। असल में 2010 में उठने वाली इन अवामी तहरीकों की बुनियाद 2006 से ही डलना शुरू हो गई थी, क्योंकि इन तमाम तहरीकों में 3 मुश्तरका खूबियां मौजूद थी, जिसमें सबसे पहले तो ये कि ये तमाम पब्लिक प्रोटेस्ट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट थी, जहां लोग पूरी की पूरी हुकूमत को ही तब्दील करने की डिमांड कर रहे थे। तो दूसरी तरफ इन तमाम अवामी तहरीकों की कोई खास लोकेशन नहीं थी, बल्कि ये बैक वक्त किसी भी मुल्क के तमाम इलाकों में एक साथ जारी थी। और तीसरा ये कि अगरचा इन बागी लोगों के ग्रुप्स जोग्राफिकली एक दूसरे से कई किलोमीटर्स दूर थे, लेकिन फिर भी वो सब के सब आपस में कनेक्टेड थे और एक तरह के फार डिस्टेंस कनेक्शन रखते थे। और अवामी तहरीकों को ये तीनों खुसूसियात देने में एक सोशल मीडिया ऐप यानी फेसबुक का बहुत बड़ा किरदार था, जिसने 2006 से ही गैर दानिस्ता तौर पर इन बागी तहरीकों को एक ग्राउंड फराहम कर दिया था, जो कि चंद सालों में ही इस दुनिया ने अरब स्प्रिंग की शक्ल में देखा, जहां लोगों का बस एक ही मकसद था और वो ये कि वो बस हुकूमत को गिराना चाहते थे। आखिर फेसबुक के अंदर वो कौन सी खूबी है जो कि एक बागी दिमाग बनने में मदद देती है? इसमें वो कौन सी कमियां मौजूद हैं जिन्हें कोई भी मुल्क दुश्मन अनासिर किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है? और क्या पाकिस्तान भी मुस्तकबिल में ऐसे ही किसी रेवोल्यूशन की लपेट में आ सकता है? इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। एक आम शख्स जब फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाता है तो फेसबुक उस शख्स की सेट की हुई प्रायोरिटीज़ पर ही उसे कुछ फ्रेंड्स सजेस्ट करता है। अब इनमें से कुछ फ्रेंड्स तो उसकी असली लाइफ में भी फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर लोग उसकी जोग्राफिकल लोकेशन से बहुत दूर होते हैं और दूसरे शहरों या सूबों में आबाद होते हैं। यूँ अपनी शुरुआत में ही फेसबुक एक फार डिस्टेंस रिलेशन की तख्लीक करता है। अब ये फ्रेंड्स सजेशन तो रही एक तरफ, फेसबुक का ये ऑटो सजेशन फीचर किसी यूज़र की टाइमलाइन पर आने वाली पोस्ट और वीडियोज़ को भी उस शख्स की सर्च हिस्ट्री, क्लिक हैबिट्स और किसी पोस्ट पर उसके अटेंशन स्पैन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करता है। यानी जो कुछ भी उसकी टाइमलाइन पर आ रहा होता है वो रैंडम नहीं होता। अब अगर उसका कोई फ्रेंड अपनी पोस्ट पर अपनी किसी फीलिंग या जज्बात का इजहार करता है तो उस पोस्ट को देखने वाले किसी भी दूसरे शख्स के अंदर हूबहू वैसे ही जज्बात पैदा हो जाते हैं। ज़रा इस रिसर्च पेपर को देखें, जहां फेसबुक ही अपने तकरीबन 7 लाख यूज़र्स पर एक एक्सपेरिमेंट करता है, जहां यूज़र्स को उनकी न्यूज़ फीड्स पर मुख्तलिफ इमोशनल एक्सप्रेशंस भेजी जाती हैं और जिसके नतीजे में ये बात साबित हो जाती है कि एक फेसबुक पोस्ट को देखने वाला शख्स सबकॉन्शियसली उस पोस्ट जैसी ही फीलिंग महसूस करने लगता है। इस रिसर्च पेपर ने इस फिनोमिना को एक वायरस यानी इमोशनल कॉन्टेजिन का नाम दिया। यानी अगर आप किसी को गुस्से में देखते हैं तो आपके अंदर भी गुस्से के जज्बात पैदा हो जाते हैं। अगर किसी को बहुत खुश देखते हैं तो आपके अंदर भी खुशी के जज्बात पैदा हो जाते हैं। बस आपको अपने अंदर इन जज्बात की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। अब ये तो रही बात कुछ जेन्युइन फेसबुक अकाउंट्स की, लेकिन अगर देखा जाए तो फेसबुक पर ही फेक अकाउंट्स बनाना भी मुमकिन है और जिसके ज़रिए फेक न्यूज़ पब्लिश करना भी बहुत आसान है। और इन फेक अकाउंट्स को यूज़ करने वाले ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनका ताल्लुक मुल्क दुश्मन अनासिर से होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी मुल्क को डीएस्टेबलाइज करना चाहते हैं। जियोपॉलिटिकल टर्म्स में इन लोगों को नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, जो कि रोजाना की बुनियाद पर फेक पोस्ट करके लोगों के जज्बात को मुतारिक करते हैं। ये फेक पोस्ट एक सोसाइटी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सामने रख कर तैयार किया जाता है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो यहाँ फ़िरक़ावारियत, मजहबी गुस्ताखी, कश्मीर और बलूचिस्तान का मसला और लसानी इख्तलाफात अवाम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं और इनसे मुताल्लिक फेक पोस्ट बनाकर फेसबुक यूज़र के जज्बात को मुश्तइल किया जा सकता है। और ये फेक अकाउंट्स चाहे किसी की फ्रेंड लिस्ट में हो या ना हो, फेसबुक का फिल्टर बबल एल्गोरिथम उस फेक न्यूज़ को किसी भी शख्स की लोकेशन और क्लिक हैबिट्स की बुनियाद पर उसकी न्यूज़ फीड पर भेज देता है और इस तरह सिर्फ मिलते जुलते ख्यालात को ही उस शख्स को सजेस्ट किया जाता है, जिससे उसकी सोच का दायरा बहुत महदूद हो जाता है। खुद फेसबुक को भी अपने इस इफेक्ट का अंदाज़ा 2019 में हुआ, जब फेसबुक के ही एम्प्लॉयज़ ने एक 21 साल इंडियन खातून का फेक अकाउंट बनाया जिसका ताल्लुक नॉर्दर्न इंडिया से था
वो लोग असल में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर फेसबुक इस नए अकाउंट को क्या सजेस्ट करता है। देखते ही देखते उस औरत का अकाउंट प्रो मोदी पोस्ट और पाकिस्तान के खिलाफ हेट स्पीच से भर जाता है। ये फेक अकाउंट असल में इंडिया में होने वाले इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही बनाया गया था, इसलिए उस वक्त फेसबुक पर ऐसे बेशुमार फेक अकाउंट्स मौजूद थे जो मोदी साहब को इलेक्शन जितवाने के लिए एक प्रो मोदी कैंपेन में मसरूफ थे, और फेसबुक का फिल्टर बबल एल्गोरिथम उन फेक न्यूज़ को उस औरत की न्यूज़ फीड पर बार बार सजेस्ट कर रहा था। अब यहाँ तक आपने देखा कि एक फेसबुक यूज़र मुसलसल एक फार डिस्टेंस रिलेशन, इमोशनल कॉन्टेजन और फिल्टर बबल में रहने से एक ख़ास तरह के इन्वायरमेंट में जीने लगता है जो उसके दिमाग ने खुद ही बनाया होता है, और जिसे मीडिया टर्म्स में इको चेम्बर कहा जाता है, जहाँ एक ही तरह की पोस्ट बार बार उसके सामने आने से उसके अकायद किसी मखसूस आइडियोलॉजी पर और मजबूत हो जाते हैं, जो कि फिर उस शख्स की आइडेंटिटी यानी शनाख्त बन जाती है, और इस माहौल में किसी भी किस्म के मुखालिफ नज़रियात की कोई जगह नहीं होती, और वो शख्स हर दूसरे नज़रियात या ओपिनियन को फ़ौरन रद्द करके एक मखसूस नज़रिए को ही डिफेंड करता रहता है, और इस डिफेंस में वो शख्स जानबूझकर मजीद इंफॉर्मेशन जमा करता है ताकि इस डिफेंस में अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे सके। उस शख्स के इस बिहेवियर को कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। लोग ये बिहेवियर उस वक्त अपनाते हैं कि जब कोई इन्फॉर्मेशन उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी हो। अब अगर हम अब तक की इस केस स्टडी को अरब स्प्रिंग पर रखें तो हमें मालूम होगा कि अगर किसी शख्स के दिल में अपनी ही मुल्क की हुकूमत के खिलाफ कुछ ख्यालात हों तो वो शख्स फेसबुक के जरिए अपने हम ख्याल लोगों से कनेक्ट हो सकता है, जो कि जोग्राफिकली बहुत दूर होने के बावजूद भी अपनी पोस्ट के जरिए अपने जज्बात एक इमोशनल कॉन्टेजिंग की तरह दूसरों पर मुंतकिल करते हैं, जिससे एक मुश्तरका एंटी गवर्नमेंट जज्बा पैदा होता है, और फिर इस गम और गुस्से को मजीद हवा देने के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स एंटी गवर्नमेंट और इश्तियाल अंगेज पोस्ट बनाकर फेक न्यूज़ पब्लिश करते हैं, जिसे फेसबुक का फिल्टर बबल एल्गोरिथम वैसे ही ख्याल रखने वाले लोगों की न्यूज़ फीड्स पर भेजने लगता है, जिससे वो लोग हुकूमत मुखालिफ नज़रियात के एक बॉक्स में बंद हो जाते हैं जिसे इको चेम्बर कहते हैं, और फिर कन्फर्मेशन बाइस के जरिए वही लोग मजीद हेट स्पीच फैलाने का बाइस बनते हैं, और इस मुकाम तक आने के बाद ये तमाम चीज़ें एक शख्स को पूरी तरह से बागी बना चुकी होती हैं। अब वो शख्स जैसे ही कोई एंटी गवर्नमेंट पोस्ट देखता है तो उसके दिमाग में एक हार्मोन डोपामिन रिलीज हो जाता है, जिससे उसको नफ्सियाती तौर पर सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन मिलती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी के साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक उस शख्स की ये एक्टिविटी एक नोवेलिटी सीकिंग ट्राइएट होती है, यानी ये कुछ नया, कुछ सिस्टम से हटकर करने की एक्साइटमेंट होती है, और जिसको बार बार करने या ऐसी कोई पोस्ट देखने से उस शख्स का दिमाग एक बागी एक्टिविटी पर ही अपना डोपामिन लेवल सेट कर लेता है, यानी वो उसके दिमाग में तब ही रिलीज होगा कि जब वो कोई बागियाना काम करेगा। अब अगर वो बागी अपने मुल्क की हुकूमत को गिरा भी दे तब भी उसके लिए रिबिलियन एक्टिविटी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उसका दिमाग इस वे में डोपामिन रिलीज करने का आदी हो चुका होता है, जिसकी वजह से किसी हुकूमत को गिरा देने के बाद भी उस शख्स की बगावत दूसरी शक्लें इख्तियार करके हमेशा जारी रहती हैं, क्योंकि ये बगावत एक एडिक्शन बन चुकी होती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि फेसबुक किस तरह न सिर्फ एक रीबल माइंड बनने में मदद करता है बल्कि बार बार उन्हीं एक्टिविटीज़ को रिपीट करके उस शख्स के डोपामिन लेवल को बगावत पर सेट कर देता है, और फिर ये शख्स एक ऐसा वायरस बन जाता है जो कि अपने ही मुल्क के असेट्स और इदारों को तबाह कर देता है। अब देखते हैं कि फेसबुक इस अवामी जज्बे को एक असली बगावत में तब्दील होने में किस तरह मदद करता है। अब वही हम ख्याल बागी फेसबुक फ्रेंड्स एक फेसबुक ग्रुप बनाते हैं जिसमें मौजूद लोग एक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कनेक्ट होते हैं और एक ही टाइप की एंटी गवर्नमेंट पोस्ट को ग्रुप में शेयर करते हैं। फिर यही लोग फेसबुक मैसेंजर के जरिए आपस में बातचीत करते हैं और यहाँ मुख्तलिफ प्रोटेस्ट और जलसे जुलूस के डेट्स और टाइम्स फिक्स किए जाते हैं, और इन ग्रुप एडमिन्स के एक इशारे पर हज़ारों लोग एक साथ सड़कों पर निकल आते हैं, जिसका वाहिद मकसद हर उस चीज़ को तबाह करना होता है जिसका ताल्लुक हुकूमत से होता है। अब ऐसे कई इनकलाबात और प्रोटेस्ट फेसबुक के आने से पहले भी हुए थे, लेकिन उन सब में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिर्फ इसलिए काबू पा लिया था क्योंकि उन प्रोटेस्टों की लोकेशन किसी शहर के मखसूस इलाके में होती थी। लेकिन फेसबुक ग्रुप के जरिए डिज़ाइन की गई प्रोटेस्ट की कोई लोकेशन नहीं होती, बल्कि ये एकदम पूरे मुल्क में शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस मुल्क की हुकूमत के लिए उन पर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इन प्रोटेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक पर चल रही होती है ताकि लोगों का हौसला बना रहे। अब इसी दौरान वो नॉन स्टेट एक्टर्स मुखालिफ एजेंसीज के जरिए बॉर्डर पर दबाव बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत इस इंटरनल सिविल वॉर को संभालने में नाकाम हो जाती है और अवाम हुकूमत गिरा देती है। और इसी तरह उन मुल्क दुश्मन अनासर का मकसद पूरा हो जाता है जो अपनी पसंद के लोग किसी मुल्क पर बिठाकर उस खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहते हैं। तो अब तक जिन अरब ममालिक में अरब स्प्रिंग शुरू हुई वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कामयाब हो गई क्योंकि हुकूमत को अवाम की बागियाना सोच की शिद्दत का अंदाज़ा ही नहीं था।
اور وہ لوگ حکومت گرانے میں صرف اس لیے کامیاب ہو گئے کیونکہ ان مظاہروں کو لوکیٹ کرنا بہت مشکل تھا، اور کب کہاں کس شہر میں کون سا مظاہرہ ہوگا اور اس میں موجود لوگوں کی تعداد کا حکومت کو کچھ بھی اندازہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت سے عرب ممالک کی حکومتیں اس بغاوت کو ختم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ یہ آخر میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ مملکت پاکستان بھی جغرافیکلی اس انر کریسنٹ کے اندر ہے جس میں تمام عرب ممالک بھی تھے، اور یہ کریسنٹ اس دنیا کا سب سے اہم ترین اسٹریٹجک لوکیشن ہے جس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی طاقتیں برسوں سے برسر پیکار ہیں۔ اس لوکیشن پر ہونے کی وجہ سے پاکستان بھی مسلسل ایک حالت جنگ میں ہے، مگر یہ جنگ عام جنگوں جیسی نہیں ہے بلکہ ایک انکنونشنل وار ہے جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے لڑی جاتی ہے، اور جس کا مقصد کسی ٹارگیٹڈ کنٹری کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے بحیثیت پاکستانی قوم یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اندر چھپی کمزوریوں کو پہچانیں اور ان تمام محرکات سے آگاہ رہیں جن کو استعمال کر کے کوئی بھی ملک دشمن عناصر اس سرزمین کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اپنے حقوق کی بات کرنا، اپنے اختیارات کی جدوجہد کرنا عوام کا حق ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اسٹیٹ دشمنی میں ہم اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ ہم اپنے ہی ملک کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کر دیں۔